हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे प्रिज्म के बारे में कि प्रिज्म में लाइट कैसे बेंड होती है, प्रिज्म दिखता कैसा है, हमने ये सब देखा था। ओके, एक बार एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं अपन। हमारे प्रिज्म में दो ट्रायंगुलर फेसेस रहते हैं, ठीक है, एक सामने की तरफ और एक पीछे की तरफ। अब ये दो ट्रायंगुलर फेसेस जुड़े रहते हैं तीन रेक्टेंगुलर फेसेस के द्वारा। ओके, यहाँ आप देख सकते हो मैंने एक डायग्राम बनाया था। अच्छा, एक मैंने एक्स्ट्रा यहाँ पर लाइन बना दी थी, आई सपोज इसको मैं हटा दे रही हूँ, इट माइट बी कंफ्यूजिंग फॉर यू ऑल। हाँ, अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा। यहाँ पर हमारा जो प्रिज्म है इसमें देखो एक रेक्टेंगुलर फेस यहाँ पर है, एक रेक्टेंगुलर फेस यहाँ पर है और एक नीचे है जो इसका बेस कहलाएगा। ठीक है, तो दो ट्रायंगुलर फेसेस रहते हैं और तीन रेक्टेंगुलर फेसेस रहते हैं। ठीक है, अब ये जो एंगल है हमारा, ठीक है, जो एंगल हमारा ऊपर ये जो वर्टेक्स है ना ट्रायंगल का, यहाँ पर दोनों साइड के इंटरसेक्शन से मिलकर जो एंगल बना है बेटा, उसे हम कहेंगे एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, जिसे हम डिनोट करते हैं एंगल ए से। ओके, फिर हमने ये भी देखा था कि लाइट कैसे कैसे बेंड कर रही है, लाइट कैसे कैसे बेंड कर रही है। तो ज़रा समझो इसको, मैं इसे इरेज करके फिर से बताती हूँ। देखो ज़रा, ये हमारी इंसिडेंट रे है, ये प्रिज्म का फ्रंट पार्ट है। ओके, ये प्रिज्म का फ्रंट पार्ट है जिसपे एक इंसिडेंट रे फॉल कर रही है। ये आपको पता है एंगल ऑफ प्रिज्म होता है, ठीक है, ये आप ऑलरेडी जानते हो। अब बेटा इस जो सरफेस है ये वाली, यहाँ पर हमने एक परपेंडिकुलर इमेजिनरी लाइन सोची जिसे हम कहेंगे नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल इज ऑलवेज अ परपेंडिकुलर लाइन। तो अगर ये नॉर्मल इस सरफेस पे है, मतलब ये वाली जो लाइन है ये इस सरफेस के क्या है, परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है, ये है 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, तो अब ये जो इंसिडेंट रे आ रही है और ये जो नॉर्मल है बेटा, ये बीच में एंगल बनाएंगे एंगल आई, जिसे हम कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, अच्छा, ये हमारी एक नॉर्मल हो गई एन एन डैश और ये हमारी सरफेस हो गई ए बी। सिमिलरली यहाँ पर भी एक नॉर्मल रहेगी एम एम डैश और यहाँ कौन सी सरफेस है, ए सी। तो एम एम डैश क्या है, इट इज़ अ नॉर्मल टू ए सी। ठीक है, इतना समझ में आया। अच्छा, अब हमारी इंसिडेंट रे आ रही थी बेटा, इसको जाना तो ऐसे चाहिए था बट ये कैसे चली गई, ऐसे चली गई। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर क्या हुआ है, रिफ्रैक्शन हुआ है। कैसे? रेयरर से डेंसर मीडियम में, रेयरर से डेंसर मीडियम में। बाहर क्या है, एयर है, रेयरर मीडियम, अंदर क्या है, ग्लास है, डेंसर मीडियम। ठीक है, ये जो प्रिज्म है बेटा, हम ग्लास प्रिज्म पढ़ेंगे आपकी एनसीईआरटी में, क्योंकि सिर्फ ग्लास प्रिज्म के बारे में ही जिक्र किया गया है। अच्छा, वी आर नॉट कंसिडरिंग एनी अदर मटीरियल। ठीक, तो हमारी इंसिडेंट रे आई यहाँ से, ये नॉर्मल थी। अब आपको लाइट वाले चैप्टर में याद होगा मैंने पढ़ाया था कि जब लाइट रे रेयरर से डेंसर मीडियम में जाती है तो ये कहाँ पे बेंड होती है, नॉर्मल से दूर या नॉर्मल की तरफ। याद करो थोड़ा, नॉर्मल से दूर या नॉर्मल की तरफ। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो आपकी इंसिडेंट रे है ये क्या हो रही है, ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही है। इसको जाना कहाँ था, ऐसे चले जाना था, बट अब देखो ये नॉर्मल है इधर पे, अब ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा बन जाएगा आपका एंगल आर। ठीक है, यहाँ पर बन जाएगा आपका एंगल आर, दैट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये देखो एंगल आई हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस था, एंगल आर हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। ओके, पी क्यू क्या है बेटा, हमारी इंसिडेंट रे है। ई एफ क्या होगी, आपकी रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्शन के बाद जो रे हमारी प्रिज्म से पास हो रही है इट इज नोन एज रिफ्रैक्टेड रे। अब एक बात नोट करने की है कि क्या प्रिज्म ऑलवेज बेंड्स रिफ्रैक्टेड रे या इंसिडेंट रे टुवर्ड्स द बेस। ठीक है, ये बेस है, ठीक है, ये क्या है, ये बेस है प्रिज्म का, ये प्रिज्म का बेस है। ये इंसिडेंट रे ऐसे जाना चाह रही थी लेकिन इसने अपनी बेस की तरफ इसे मोड़ दिया। ठीक है, तो यहां पर मैं एक पॉइंट लिखवाना चाहूंगी आपको, यहां पर एक पॉइंट लिखवाना चाहूंगी कि प्रिज्म ऑलवेज बेंड्स
bends refracted rays towards दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है, towards its base, towards its base, ठीक है। तो ये हमारी इंसिडेंट रे आई है, ये हमारे प्रिज्म ने इसको बेस की तरफ बेंड कर दिया है। अब क्या होगा बेटा, अब रे को कायदे से जाना सीधे सीधे चाहिए था, ठीक है, सीधे सीधे जाना चाहिए था, बट अब बाहर निकलने पे क्या हो गया, रे बेंड हो गई। कैसे बेंड हुई, तो देखो ये डेंसर मीडियम था, बाहर आपका रेयर मीडियम है। अब क्या होगा, हमने लाइट वाले चैप्टर में पढ़ा था कि ये जो नॉर्मल है, हमारी लाइट रे विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ऐसे जाना चाहिए था, बट देखो ये इससे दूर चली गई बेंड होकर, ठीक है, बेंड होकर ये लाइट रे दूर चली गई। अब यहाँ पर बेटा जो एंगल बन रहा है आपका, इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस। वाई, बिकॉज देखो लाइट रे हमारी प्रिज्म से बाहर इमर्ज कर रही है, बाहर आ रही है, तो इसलिए हमने इस एंगल को कह दिया एंगल ऑफ इमर्जेंस, ठीक है। अब अगर बेटा मैं ये इंसिडेंट रे, ठीक है, जिसको ऐसे जाना चाहिए था, और ये वाली जो रे है जो ऐसे चली गई है, इनको मैं एक्सटेंड करूं तो ये एक पॉइंट पे मिलेंगे जिसे हम कह रहे हैं पॉइंट जी। यहाँ पर बेटा जो एंगल बनेगा वो बनेगा आपका एंगल डी। ये मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, बट आई एम नॉट कंसिडरिंग टू एक्सप्लेन दिस। ये बेसिकली ऐसा है कि हमारा जो एंगल ऑफ प्रिज्म है वो एंगल ऑफ डिविएशन, आपकी बुक में इसको एंगल डी लिखा है, तो अपन डी ही कंसिडर करेंगे, ठीक है, अपन इसको डी ही कंसिडर कर ले रहे हैं। तो एंगल डी प्लस एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इमर्जेंस, ठीक है। ये बस याद रखने के लिए है, और ऐसा कुछ है नहीं जिससे कोई क्वेश्चन आएगा, ऐसे मैंने एक आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी है, और मैं इसको डिराइव भी नहीं करूँगी बिकॉज इट इज़ नॉट इन योर सिलेबस। तो बेटर है कि हम उन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दें जो आपके सिलेबस में है, ठीक है, ओके। अगर आपको भाई चाहिए कि मैं आपको बताऊं इसके बारे में, तो कमेंट में ज़रूर मेंशन करना इफ़ यू वांट टू स्टडी अबाउट दिस, तो अपन इसका एक एंड में लेक्चर कर लेंगे, ठीक है, ओके। तो फिलहाल तो इसको ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है ये, ठीक है, तो इफ़ यू डोंट इवन राइट इट चलेगा। मेन क्या है अपना, इतना पार्ट है, ठीक है। तो हमारी रे आई ऐसे, देखो प्रिज्म ने इंसिडेंट रे को यहाँ अपने बेस की तरफ बेंड कर दिया, उसके बाद ये जो इमर्जेंट रे निकली इट विल ट्रैवल अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल से ऐसे जाना था, इसको रिफ्रैक्टेड रे को ऐसे जाना था, बट ये और ज़्यादा दूर हो गई नॉर्मल से, ठीक है। अब मैंने क्या कहा, मैं इंसिडेंट रे को आगे एक्सटेंड करूंगी, इमर्जेंट रे को पीछे एक्सटेंड करूंगी। ये वाली जो आरएस वाली जो रे है हमारी, ये इमर्जेंट रे कहलाएगी, ठीक है। तो मैंने इमर्जेंट रे को पीछे की तरफ एक्सटेंड किया। अब यहाँ पर जो एंगल बन रहा है बेटा, इट इज योर एंगल ऑफ डिविएशन। क्या है ये आपका, ये है आपका एंगल ऑफ डिविएशन। एंगल ऑफ डिविएशन, डिविएशन का मतलब क्या होता है बेटा, ये जो लाइट रे है इसको ऐसे जाना था, पर ये भटक कितने एंगल से गई है, इतने एंगल से। कितने एंगल से भटकी है, इतने एंगल से भटकी। जाना ऐसे था, चली ऐसे गई। तो अब ये जो जाना ऐसे था और चली ऐसे गई के बीच में एंगल जो बन रहा है, ओके, ये जो एंगल बन रहा है इसको हम कहेंगे एंगल ऑफ डिविएशन, ठीक है। कितने एंगल से भटक गई है हमारी रे, ओके, ऐसा। अच्छा, तो हम ज़रा पढ़ लेते हैं हमारे प्रिज्म के बारे में। क्या कह रहा है हमारा प्रिज्म, हमारा प्रिज्म कह रहा है कि भाई जब इंसिडेंट रे एंटर करती है प्रिज्म में, ठीक है, जब इंसिडेंट रे एंटर करती है एक प्रिज्म में, तो ये क्या नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। मैंने आपको बताया था ये क्या हो रहा है, यहाँ पर नॉर्मल की तरफ बेंडिंग हो रही है, ऐसे, ठीक है। नॉर्मल ऐसे जाना था, नॉर्मल की तरफ बेंड हो गया है। अब क्या होगा, बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। कैसे, क्योंकि वो रेयर टू डेंसर मीडियम में जा रहा था। रेयर मीडियम हमारा एयर है और ग्लास हमारा डेंसर मीडियम है। यहाँ पर ये रेयर मीडियम है आर, एंड यहाँ पे डेंसर मीडियम है। एयर टू ग्लास जा रही है, इसलिए नॉर्मल की तरफ बेंड हुई हमारी रे। अब क्या होगा, रे ट्रेवल्स थ्रू द ग्लास मीडियम एट अ रिड्यूस्ड स्पीड, चेंजिंग डायरेक्शन एट द फर्स्ट सरफेस। तो अब सुनो ज़रा, ऐसे जाना था, लाइट रे बेंड हो गई, इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई।
एयर में तो हमारी लाइट रे अच्छी खासी स्पीड पे ट्रैवल करती है, लेकिन बेटा ग्लास में लाइट की स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का एयर से ज़्यादा होता है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने आपको पढ़ाया था लाइट वाले चैप्टर में। ठीक है, अच्छा तो अब सुनो क्या हो रहा है, क्योंकि मीडियम चेंज हो गया तो लाइट की स्पीड पे भी इफेक्ट पड़ेगा। हमने क्या बोला, लाइट को सीधे सीधे जाना था, लेकिन अब वो बेंड हो गई है और ग्लास मीडियम के थ्रू जा रही है, ट्रैवल्स थ्रू द ग्लास मीडियम एट अ रिड्यूस स्पीड, चेंजिंग डायरेक्शन एट द फर्स्ट सरफेस। ये फर्स्ट सरफेस थी, यहाँ पर इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। अब क्या हो रहा है, तो बोल रहा है बेटा इमर्जेंट रे। ठीक है, इमर्जेंट रे देखो ये है इमर्जेंट रे, ये एग्जिट कर रही है हमारे प्रिज्म को, एग्जिट्स द प्रिज्म एंड बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्यों? क्योंकि जो इंटरफेस है वो हमारा डेंसर टू रेरर हो गया है। कैसे? देखो ये हमारी नॉर्मल है, ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे है, ये हमारी इमर्जेंट रे है। हमारी रे को ऐसे जाना चाहिए था, बट ये नॉर्मल से दूर चली गई है, ऐसे ना जाकर ऐसे चली गई है, ऐसे ना जाकर ऐसे चली गई है। इट हैज बेंडेड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारा जो मीडियम है वो डेंसर से रेरर हो गया है। अच्छा, अब क्या हो रहा है, द रे डिविएट्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ। हमारी रे को ऐसे जाना था, ये था इसका ओरिजिनल पाथ। ठीक है, PQH ये था इसका ओरिजिनल पाथ, बट ये चली कैसे गई है, ये RS वाले पाथ पे चली गई है। तो देखो ये जो डिविएट हुई है इसे हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पर ये जो डिविएशन हुआ है इसे हम एक एंगल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसे हम कह रहे हैं एंगल ऑफ डिविएशन। अब एंगल्स क्या क्या आ रहे हैं यहाँ पर, तो देखो हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये यहाँ पर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है इधर पे, और क्या है हमारे पास एंगल ऑफ इमर्जेंस है ये, और हमारे पास एंगल ऑफ प्रिज्म है ये, और हमारे पास एंगल ऑफ डिविएशन है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर 3 नए एंगल पढ़े, एक एंगल ऑफ इमर्जेंस हो गया, एक एंगल ऑफ प्रिज्म हो गया या प्रिज्म एंगल हो गया, और एक एंगल ऑफ डिविएशन। ठीक है, इमर्जेंस वाला एंगल ये है, प्रिज्म का एंगल ये है, और डिविएशन का एंगल ये है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं ये डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट बाय प्रिज्म। ठीक है, व्हाइट लाइट बाय प्रिज्म। अब सुनो जरा, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर इस वाले केस में, इस वाले केस में बेटा हमने जो लाइट ली है यहाँ पर, दिस लाइट इज मोनोक्रोमैटिक लाइट। ठीक है, मोनोक्रोमैटिक लाइट। मोनोक्रोमैटिक से मतलब क्या होता है बेटा, मोनो का मतलब होता है सिंगल, मोनो का मतलब होता है सिंगल, और क्रोमैटिक या क्रोमा का मतलब होता है कलर। ठीक है, क्लास 9 में पढ़ा था ना क्रोमा, क्रोमोप्लास्ट वाले जहाँ पे आपका दिया था प्लास्टिड के बारे में, है ना, तो वहां से बेटा क्रोमा आया है वर्ड, दैट मीन्स कलर। सिंगल कलर की लाइट लेंगे हम, यहाँ पर हमने व्हाइट लाइट नहीं ली। ठीक है, यहाँ पर हम व्हाइट लाइट नहीं ले रहे हैं। ठीक है, कहाँ पे लिख दूं मैं, ब्रैकेट में ही लिख दे रही हूं मैं, नॉट व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट अगर बेटा हम लेंगे तो क्या रहता है कि एक व्हाइट लाइट में ना, जैसे सनलाइट हो गई, ठीक है, सनलाइट भले ही हल्की सी येलोइश टिंट रहता है उसका, बट उसको हम फिजिक्स की लैंग्वेज में व्हाइट लाइट बोलते हैं। ठीक है, तो एक व्हाइट लाइट में ना बहुत सारे कलर के कंपोनेंट्स रहते हैं, तो हम यहाँ पर व्हाइट लाइट नहीं ले सकते, हम एक सिंगल कलर की लाइट लेंगे। हो सकता है हमारी जैसे वो लेजर बीम आती है ना रेड कलर वाली, हम वो ले सकते हैं। ठीक है, या हम येलो कलर की लाइट ले सकते हैं, ग्रीन कलर की, वॉट एवर। ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं हम, लेकिन व्हाइट लाइट को छोड़कर। ओके, अब मैं आपको बताती हूँ हम व्हाइट लाइट क्यों नहीं ले रहे थे। यहाँ पर देखो ये हमारा प्रिज्म है, हम एक व्हाइट लाइट की बीम ले रहे थे। अब इसको मैं समझाऊंगी आपको, एक अपने पास ये जो बोर्ड है ना, ये बहुत मस्त बोर्ड है। ठीक है, देखो इससे समझाऊंगी मैं। ओके, तो अपन ले लेते हैं बेटा एक प्रिज्म, ये हमने ले लिया प्रिज्म हमारा, ये आ गया हमारा प्रिज्म। ठीक है, अब देखो बेटा हम क्या कर रहे हैं, ये अभी हमारे पास ये जो लाइट है, देखो ये बता रहा है बेटा वेवलेंथ कितनी है। अगर मैं इसको यहाँ पर ऐसे से लेकर जाऊं तो देखो बेटा वेवलेंथ चेंज हो रही है। ठीक है, ये जो नंबर है ना बेटा वो वेवलेंथ कहलाता है। ठीक है, अच्छा फिलहाल हम व्हाइट लाइट ले रहे हैं। ठीक है, व्हाइट लाइट के लिए देखो इसने बैकग्राउंड भी ब्लैक कर दिया है। अब देखो जरा क्या होगा,
दिख रहा है आपको? क्या आप देख सकते हो क्या हो रहा है यहाँ पर? ये देखो, ये देखो जरा, कितनी सुंदर चीज बन रही है। व्हाइट लाइट एंटर की प्रिज्म में, बेंड होकर उसने हमें क्या दिए? उसने हमें बहुत से कलर्स दिए, ठीक है, उसने हमें बहुत से कलर्स दिए। तो बेटा ये जो व्हाइट लाइट एंटर कर रही है प्रिज्म में और फिर बहुत सारे कलर्स में फैल जा रही है, इस फिनोमिनन को हम कहेंगे डिस्पर्जन, फैलना, ठीक है। वो बोलते हैं ना स्कूल डिस्पर्स, क्लास डिस्पर्स। डिस्पर्स का मतलब क्या होता है? फैल जाना, है ना। तो यहाँ पर ये व्हाइट लाइट हमारी अपने कॉम्पोनेंट कलर्स में फैल रही है, डिस्पर्स हो रही है, तो इसको हमने क्या कह दिया? इसको हमने कह दिया डिस्पर्जन, इस फिनोमिनन को, ठीक है। अच्छा, तो समझ लो जरा, ये हमारी व्हाइट लाइट एंटर कर रही है, जाना कैसे चाहिए था? इसको ऐसे जाना चाहिए था, बट ये जैसे ही प्रिज्म में एंटर हुई ये फैल गई और ये अपने कॉम्पोनेंट कलर्स में बाहर आ गई, डिस्पर्स हो गई, ठीक है। तो जरा हम पढ़ लेते हैं व्हाट डज डिस्पर्जन मीन। तो बोला है बेटा, व्हाइट लाइट स्प्लिट्स इनटू अ स्पेक्ट्रम ऑफ 7 कलर्स, ठीक है। स्पेक्ट्रम क्या होता है बेटा? ये जो आपको कलर्स दिख रहे हैं ना, ये जो बैंड ऑफ कलर आपको ऑब्टेन हो रहा है रिफ्रैक्शन के बाद, या जब हमारी व्हाइट लाइट एक प्रिज्म से पास हुई है, इस बैंड ऑफ कलर्स को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक है। तो बेटा क्या, सुनो जरा, दो वर्ड्स है, एक है डिस्पर्जन, एक है स्पेक्ट्रम, कंफ्यूज नहीं होना। डिस्पर्जन क्या होता है? जब व्हाइट लाइट अपने कॉम्पोनेंट कलर में डिस्पर्स हो रही है प्रिज्म में रिफ्रैक्शन के बाद, ठीक है। अब रिफ्रैक्शन के बाद या डिस्पर्जन के बाद जो हमको बैंड ऑफ कलर रिसीव हो रहा है उसे हम स्पेक्ट्रम कहेंगे। अगर मैं यहाँ पर एक स्क्रीन लगा दूं बेटा, तो मुझे स्क्रीन पे रेनबो जैसा कुछ दिखेगा मुझे, है ना। तो वो जो रेनबो जैसा दिखेगा, जहाँ पर मुझे खूब सारे कलर्स दिखेंगे, वो क्या कहलाएगा? वो मेरा स्पेक्ट्रम कहलाएगा, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है? व्हाइट लाइट स्प्लिट्स इनटू स्पेक्ट्रम ऑफ 7 कलर्स। कितने कलर्स हैं हमारे पास? 7 कलर्स हैं। क्या क्या हमारे पास है? वायलेट हमारे पास है, देखो हमारे पास है वायलेट, ये हो गया वायलेट। हमारे पास है इंडिगो, ये हो गया इंडिगो। हमारे पास है ब्लू, ठीक है, इसमें नहीं दिया है, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, ओके, इसमें नहीं दिया है। ग्रीन ये है, येलो ये है, ऑरेंज ये है एंड रेड ये है, ओके। इसको कैसे याद रख सकते हो बेटा? तो विबग्योर से याद रखो, ठीक है। इसको याद रखो विबग्योर से, VIBGYOR। वी मतलब वायलेट, आई इंडिगो, बी ब्लू, जी ग्रीन, वाई येलो, ओ ऑरेंज, आर रेड, ठीक है। तो ये जो बैंड है कलर का, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। यहाँ पर अपन विजिबल वाले वर्ड को अभी कंसिडर नहीं कर रहे हैं, विजिबल तो है ही हमें, ठीक है, तो इसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब डिस्पर्जन कैसे हो रहा है? तो यहाँ पर बेटा डिस्पर्जन की डेफिनेशन है, ये कैसे हो रहा है? डिस्पर्जन अकर्स बिकॉज डिफरेंट कलर्स हैव डिफरेंट वेवलेंथ एंड बेंड बाय डिफरेंट अमाउंट। सॉरी, ये कॉज दिया है इसका। अगर मैं डिस्पर्जन की डेफिनेशन लिखवाना चाहूँ, जैसे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर मैं बोल दूंगी स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट, splitting of white light into its components या component colors after passing through a prism, प्रिज्म, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा आपका डेफिनेशन किसकी? डिस्पर्जन की, ओके। ये हो गई डिस्पर्जन की डेफिनेशन, ठीक है। अच्छा, तो ये तो डिस्पर्जन मैंने आपको समझाया। अब डिस्पर्जन हो क्यों रहा है वो यहाँ पर समझो। क्या हो रहा है? जो अलग अलग कलर्स हैं सबकी अलग अलग वेवलेंथ होती है। आपके अभी इस सेशन में वेवलेंथ वगैरह के बारे में कुछ ऐसा है नहीं। 9th में हमने पढ़ा होगा साउंड के केस में वेवलेंथ के बारे में,
ठीक है। लाइट के भी केस में वैसा ही रहता है कि उसमें फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ रहती है। तो फिलहाल तो समझ लो अलग अलग वैल्यू पे अलग अलग कलर मिल रहे हैं हमको, ऐसे समझ लो, ठीक है। अलग अलग वेवलेंथ की वैल्यू पे अलग अलग कलर मिल रहे हैं, ठीक है। हर कलर की अपनी वेवलेंथ होती है। तो बोला है डिस्पर्जन इसलिए हो रहा है क्योंकि डिफरेंट कलर की डिफरेंट वेवलेंथ रहती है और हर कलर ना अलग अलग अमाउंट से बेंड होता है। कैसे जरा समझो। व्हाइट लाइट पास हुई, ये हमारे सारे कलर में स्प्लिट हुआ। अब देखो सबसे कम बेंड कौन हो रहा है, रेड लाइट बेंड हो रही है। देखो ज़्यादा इसका एंगल ऑफ डिविएशन ज़्यादा नहीं है। कैसे, मैं इसको ऐसे आपको बता सकती हूँ कि हम इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड कर देंगे। ये यहाँ से रेड लाइट निकली और हम इसको ऐसे थोड़ा पीछे की तरफ एक्सटेंड कर देंगे ये। तो देखो बेटा एंगल ऑफ डिविएशन अभी कम है। लेकिन अगर वायलेट लाइट के बारे में हम देखें, ये वायलेट लाइट निकल रही है, अब हम इसको अगर पीछे एक्सटेंड करें, ठीक है, हम वायलेट लाइट के कलर को अगर पीछे एक्सटेंड करेंगे, ये हो गया ये, ठीक है। तो यहां पर बेटा देखो एंगल ऑफ डिविएशन ज्यादा बन रहा है। तो हम यहाँ पर बता सकते हैं कि ये जो लाइट के अलग अलग कलर है ना, ये अलग अलग लेवल पे बेंड होते हैं, ठीक है। अलग अलग अमाउंट्स में बेंड हो रहे हैं। सबसे कम कौन बेंड हो रहा है, रेड लाइट। सबसे ज्यादा कौन बेंड हो रहा है, वायलेट लाइट, ठीक है। अच्छा, तो ये देखो रेड लाइट बेंड्स द लीस्ट, ठीक है। रेड लाइट बेंड्स द लीस्ट, क्यों, क्योंकि इसकी जो वेवलेंथ है वो सबसे लंबी है, ओके। जिसकी सबसे लंबी वेवलेंथ होगी वो बहुत आलसी होएगा, समझ लो, ऐसे समझ लो, ठीक है। जिसकी सबसे लंबी वेवलेंथ है वो बहुत आलसी है, उसको बोल रहे भाई मेरे से ज्यादा काम नहीं होएगा, थोड़ा सा करा लो, ठीक है। थोड़ी सी बेंडिंग हो गई, ओके। रहते हैं ना कुछ बच्चे की जाओ चलो जाओ वो नीचे से उठाकर ऐसे कुछ ले आओ, या देखो वो गिर गया है उस चीज को उठा लो, हमको नहीं झुकना, हमको झुकना ही नहीं। तो रेड भी वैसे ही है, ओके। अब कुछ बच्चे होते हैं बहुत मेहनती, ठीक है, बहुत मेहनती होते हैं, झुक जाओ, लिटा दो उन्हें, सब कर देंगे वो, ठीक है। तो वैसे होता है वायलेट। वायलेट लाइट जो रहती है बेटा, इट बेंड्स द मोस्ट, ठीक है। इट बेंड्स द मोस्ट क्योंकि उसकी जो वेवलेंथ रहती है वो शॉर्टेस्ट रहती है, ठीक है। छोटे बच्चे रहते कहीं भी घुस जाते हैं, ऐसे समझ लो, ओके। अब जो आपकी सनलाइट है बेटा, इट इज कंपोज्ड ऑफ 7 कलर्स। सनलाइट किससे बनी है, 7 कलर से बनी है। तो यहाँ पर हम जो व्हाइट बीम ऑफ लाइट ले रहे हैं, हम उसकी जगह सनलाइट भी ले सकते हैं, ठीक है। चाहे सनलाइट बोल दो चाहे व्हाइट लाइट बोल दो, एक ही बात है, ओके। अब ये न्यूटन्स प्रिज्म एक्सपेरिमेंट से हमने इसको प्रूव किया है, ये हम इसके जस्ट नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। क्या बोल रहा है, द सीक्वेंस विबग्योर इज ऑलवेज ऑब्जर्व्ड इन अ स्पेक्ट्रम। तो ये जो हमारा स्पेक्ट्रम है, इसमें जो सीक्वेंस मिलेगा कलर का वो विबग्योर में ही रहेगा। ऐसा नहीं कि ग्रीन नीचे आ गया येलो ऊपर चला गया, या ऑरेंज नीचे आ गया येलो ऊपर चला गया, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। जो सीक्वेंस आपको दिख रहा है यहाँ पर, वही सीक्वेंस आपको रेनबो फॉर्मेशन में भी ऑब्जर्व होएगा, या जब भी स्पेक्ट्रम बनेगा व्हाइट लाइट का तब ऑब्जर्व होगा, ओके। वायलेट से हम रेड पर जाएंगे, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, उसके बाद येलो, उसके बाद ऑरेंज, उसके बाद रेड, विबग्योर, ठीक। अच्छा, अब न्यूटन जी का प्रिज्म एक्सपेरिमेंट जो मैंने बोला था, अभी हम जस्ट नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ रहे हैं। तो देखो जरा क्या बोला है न्यूटन जी ने। न्यूटन जी ने बोला है कि ये जो हमारी व्हाइट लाइट है, ये जब एंटर करती है, देखते हैं हम अगर हमारा सिमुलेशन में ये वर्क करेगा तो, एक और प्रिज्म लेकर, ओ यस, हाँ, इसमें इतना अच्छा खासा वर्क नहीं कर रहा। देखो ये व्हाइट लाइट आई है, ठीक है। न्यूटन जी ने क्या किया, न्यूटन जी ने बोला कि मतलब कुछ लोग ऐसा बोल रहे थे कि हो सकता है हमारे प्रिज्म में ही कुछ गड़बड़ हो,
इसलिए व्हाइट लाइट को उसने कलरफुल बना दिया। हो सकता है हमारे प्रिज्म में ही कुछ गड़बड़ हो। तो न्यूटन जी ने बोला ऐसा कुछ नहीं होता है, व्हाइट लाइट के जो कंपोनेंट्स रहते हैं वो इतने सारे कलर्स होते हैं। अब उनको बोल दिया कि प्रूव करके दिखाओ। तो न्यूटन जी ने अपना एक्सपेरिमेंट निकाला। क्या है उनका एक्सपेरिमेंट? उनका एक्सपेरिमेंट है प्रिज्म एक्सपेरिमेंट, जिसमें उन्होंने क्या किया, एक प्रिज्म लिया, ठीक है, और दूसरा प्रिज्म जो हमने लिया, देखो एक प्रिज्म है उसको हमने P1 नाम दे दिया, दूसरे प्रिज्म को हमने जस्ट उल्टा करके रखा, ठीक है। ये प्रिज्म का बेस है यहाँ पर, ये इस प्रिज्म का बेस है और ये इस प्रिज्म का बेस है, ठीक है। तो उन्होंने एक प्रिज्म लिया, सीधा रखा, उसको अपराइट रखा, दूसरे प्रिज्म को उन्होंने इन्वर्ट कर दिया। इसका एंगल है यहाँ पर है, इसका एंगल है यहाँ पर है, ठीक है। एंगल ऑफ प्रिज्म इनके जस्ट ऑपोजिट है एक दूसरे के। अब क्या हुआ, ये हमारी सोर्स है बेटा, यहाँ से आई व्हाइट लाइट, क्या होएगा, डिस्पर्जन होएगा। जैसे ही प्रिज्म की फर्स्ट सरफेस में लाइट एंटर करेगी वहां पर लाइट स्प्लिट हो जाएगी अपने कंपोनेंट कलर्स में। सबसे ऊपर क्या रहेगा, आपको देखो सबसे ऊपर हमें रेड ऑब्टेन हो रहा है और सबसे नीचे हमें वायलेट ऑब्टेन हो रहा है। तो देखो रेड हमें ऑब्टेन हो रहा है यहाँ पर। अब देखो रेड ने कितना कम डिविएशन सफर किया और वायलेट कितना ज्यादा डिविएट हो रहा है। अब ये जो डिविएटिंग लाइट या ये जो डिस्पर्स होकर स्पेक्ट्रम बाहर जो निकल रहा है हमारे पहले प्रिज्म से, उन्होंने उसको एंटर करा दिया सेकंड प्रिज्म में, ठीक है। सेकंड प्रिज्म में उन्होंने उसे एंटर करा दिया। अब यहाँ पर क्या देखोगे आप कि ये जो रेड लाइट है, ठीक है, रेड लाइट देखो कम डिविएट हुई, यहाँ पर प्रिज्म में एंटर होने के बावजूद भी रेड लाइट जो है वो कम डिविएट हुई और वायलेट सबसे ज्यादा डिविएट हुई। तो ये प्रिज्म में एंटर करेंगे और प्रिज्म में एंटर करने के बाद जब बाहर निकलेंगे ना तो आपको स्क्रीन पे ना व्हाइट लाइट विजिबल होगी, ठीक है। तो न्यूटन ने ये बताया कि जैसे व्हाइट लाइट अपने कंपोनेंट कलर में स्प्रेड हो जाती है प्रिज्म से निकलने के बाद, तो वैसे ही प्रिज्म में जो कंपोनेंट कलर जाएंगे वो जब दूसरे एंड से निकलेंगे प्रिज्म के तो वो वापस व्हाइट लाइट में कॉन्स्टिट्यूट हो जाएंगे। ये न्यूटन ने बताया। हमारा ये जो सिमुलेशन है ये इतना कुछ खास वर्क नहीं कर रहा है, बट वी कैन सी कि एक व्हाइट लाइट की बीम आ रही है, यहाँ पे डिस्पर्जन चालू हुआ है, यहाँ पे हल्का सा डिस्पर्स हुआ है, बट ये दूसरा जो प्रिज्म है ये कर नहीं पा रहा है। आई थिंक देयर इज सम टेक्निकल ग्लिच। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको ऊपर रेड लाइन दिख रही है और नीचे वायलेट लाइन दिख रही है ना। और यहाँ पर भी देखो, अगर इधर पे देखोगे तो जो रेड लाइन है और वायलेट लाइन है ये आपको कम दिखेगी, मतलब ये धीरे धीरे व्हाइट लाइट की तरफ जा रहा है। ओके, देखो अगर मैंने प्रिज्म का मीडियम एयर रख दिया तो लाइट सीधे सीधे चली जा रही है, ठीक है। लेट्स सी अगर प्रिज्म का मीडियम वाटर है, हल्का सा रिफ्रैक्शन हो रहा है और हल्का सा डिस्पर्जन भी हमें दिख रहा है। ये देखो वो 7 कलर्स दिख रहे हैं हमें यहाँ पर, है ना। अच्छा, हमने अभी ग्लास लिया था, ये मिस्ट्री ए क्या है, लेट्स सी। ओके, इससे तो प्रिज्म के अंदर ही रिफ्लेक्शन हो गया है। मिस्ट्री बी क्या है, लेट्स सी। ओके, ये भी हमारा डिस्पर्स कर रहा है ऐसे। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब जैसे हमने मोनोक्रोमैटिक लाइट ली थी इस केस में, ठीक है, इस केस में हमने मोनोक्रोमैटिक लाइट ली थी। यहाँ पे सबसे पहले जब मैं आपको पढ़ा रही थी ना प्रिज्म के बारे में, यहाँ पर हमने मोनोक्रोमैटिक लाइट ली थी, सिंगल कलर की लाइट। तो वो मोनोक्रोमैटिक लाइट आप यहाँ पर देख सकते हो कि अगर मैं बेटा रेड कलर की लाइट लूँ, ठीक है, या मैं लाइट का कलर भी चेंज करूँ, देखो ये रेड है अभी फिलहाल, ठीक है, अगर मैं लाइट का कलर चेंज करते जाऊँ, क्या ये इसमें डिस्पर्जन हो रहा है? नहीं। ऐसे कलर की लाइट को बेटा हम मोनोक्रोमैटिक लाइट कहते हैं, जो सिर्फ एक सिंगल कलर से बनी होती है। लेकिन यहाँ पर आप एक बहुत ही सुंदर सी चीज देख पा रहे होगे, प्लीज, ये जो रिफ्रैक्टेड रे है, ये जो रिफ्रैक्टेड रे है इसको देखना, और इमर्जेंट रे जो है हमारी उसको देखना। तुम्हें दिखेगा कि एंगल ऑफ डिविएशन कैसे चेंज हो रहा है जैसे जैसे मैं रेड से वायलेट की तरफ जा रही हूँ। देखते जाना, ठीक है, इसको देखना, ये जो रे है ये अपना एंगल चेंज करेगी। दिख रहा है आपको? बहुत हल्का सा अमाउंट हुआ है, बहुत ही हल्का सा अमाउंट हुआ है। ज्यादा कहां से दिखेगा आपको? देखो ज्यादा मैं तुम्हें दिखा रही हूँ,
इधर पे देखना, ये जो लाइट की रे है ये यहाँ पर जब जाएगी, ठीक है, जब मैं कलर चेंज करूँगी, ये देखो ये नीचे जा रही है, अब ये थोड़ा ऊपर उठ गई, देखो ये इसके पास आ जाएगी, जैसे जैसे मैं आपको वायलेट की तरफ लेकर जाऊंगी, देखो इसके पास आई ना ये क्या बता रहा है बेटा, ये बता रहा है डेविएशन का अमाउंट कितना हो रहा है कलर चेंज करने पे। आपने जब स्नेल्स लॉ पढ़ा था, ठीक है, तो उसमें हमने पढ़ा था स्नेल्स के सेकेंड लॉ में कि क्या हमारा जो साइन ऑफ एंगल आई जो है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो रेशियो रहता है वो एक कांस्टेंट रहता है फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया एंड फॉर अ लाइट ऑफ गिवन कलर, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो रहता है बेटा, हर लाइट का मतलब हर लाइट का बदलता रहता है, ओके, हर लाइट का, भले मीडियम सेम रखो आप, लेकिन लाइट के लिए क्योंकि उसकी वेवलेंथ चेंज हो रही है अलग अलग कलर पे जब जाओगे आप, तो उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे भी कुछ इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, कैसे, वो ज़्यादा बेंड हो जाएगी। ओके इतना हमने समझ लिया है, डिस्पर्जन भी समझ लिया हमने, न्यूटन का एक्सपेरिमेंट भी समझ लिया। अब पढ़ लेते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। तो बोला है जो पहला प्रिज्म रहता है, जो पहला प्रिज्म रहता है वो सनलाइट को स्पेक्ट्रम ऑफ 7 कलर में डिस्पर्स कर देगा, ठीक है, सनलाइट को अपने स्पेक्ट्रम में डिस्पर्स कर देगा, ठीक है, बैंड हमें रिसीव होएगा एक कलर का, विबग्योर, ओके। तो बोला है कि जो वायलेट बेंड है वो, सॉरी जो वायलेट है इट बेंड्स द मोस्ट एंड रेड जो है इट बेंड्स द लीस्ट, ठीक है, हमने ये देख लिया। अच्छा, जो सेकंड इन्वर्टेड प्रिज्म है तो ये क्या करता है, ये रिकम्बाइन कर देता है, ये क्या करता है, ये रिकम्बाइन कर देता है सारे 7 कलर्स को इनटू वाइट लाइट, ठीक है, ये रिकम्बाइन कर रहा है सारे 7 कलर्स को इनटू वाइट लाइट। क्या प्रूफ कर रहा है ये हमें प्रूफ कर रहा है कि जो सनलाइट है इट इज कंपोज्ड ऑफ 7 कलर। हमारे प्रिज्म में कोई गड़बड़ी नहीं है, न्यूटन जी ने ये प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो बेटा ये वाला जो डायग्राम है इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है। एक बार सीबीएसई ने डायरेक्ट डायग्राम से ही सवाल पूछ लिया था कि बताओ हमें कि कैसे हमारी जो वाइट लाइट है इट इज कंपोज्ड ऑफ 7 कलर्स, तो वो प्रूफ करने के लिए तुम ये वाला डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो, है ना। और ये वाला डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है, ओके ये वाला डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है। अब तुम सोचो कि बोर्ड एग्जाम में हम कलर्स कहाँ से लाएंगे, कलर मत लाना, ठीक है, कलर बिल्कुल नहीं लाना, एक सिंगल ब्लू पेन से ही सब कुछ कर लेना, एक सिंगल ब्लू पेन से ही सब कुछ कर लेना। पेंसिल से डायग्राम बना रहे हो वेल एंड गुड, यूजुअली पेन ही यूज करते हैं लोग। तो सी क्या कर सकते हो तुम, यहाँ पर लिख सकते हो वायलेट, इंडिगो, ये जो बैंड्स आपको रिसीव होंगे ना, अलग अलग बैंड्स जो आपको रिसीव होंगे वहां पर आप लिख सकते हो विबग्योर ऐसे करके, ठीक है, उतने में कोई कुछ कर नहीं लेगा आपका। ओके तो दिस डायग्राम इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एंड दिस डायग्राम इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अगर बेटा प्रिज्म के बारे में रिफ्रैक्शन एक्सप्लेन करने के लिए आया कुछ, है ना, कि प्रिज्म हमारा जो भी रिफ्रैक्ट कैसे करता है, यहाँ पर ये आपका रेयर मीडियम हो जाएगा, ये ऐसे करके बना लेना, ये आपका डेंसर मीडियम हो जाएगा यहाँ पे, है ना, और ये अच्छे से डायग्राम ड्रॉ करके आना। तो ये भी मैं कह दे रही हूँ आपका इम्पॉर्टेंट डायग्राम, ये सब डायग्राम प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। ठीक, अब हम देखते हैं कि रेनबो का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है, रेनबो का फॉर्मेशन कैसे होता है देखो जरा। हमें क्या चाहिए बेटा, हमें कुछ कंडीशंस चाहिए। पहली बात तो सन हमारा यहाँ पर होना चाहिए, जैसे ये हमारा सन है, येलो कलर का बना दे रही हूँ मैं, क्या बात है, ठीक है।
बहुत ही ज़्यादा डार्क सन है, चला लो काम, चला लो थोड़ा। अब देखो ये क्या है, ये हमारा हो गया सन, ये हो गया हमारा सन, सन से आ रही है बेटा सनलाइट, ठीक है। अब क्या कंडीशन है, तो बेटा कंडीशन ये कह रही है आपको कि देखो मैं जूम करके बता रही हूँ थोड़ा, ओ मेरा सन कहीं गायब हो गया है, सैड। फिर से अपन इंसर्ट कर ले रहे हैं, कोई बात नहीं। तो ये है बेटा अगर मेरा सन यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर है मेरा क्या सन, तो रेनबो के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि पहली बात तो अगर बारिश हुई है, ठीक है, या हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर ड्रॉपलेट्स हैं कहीं से, ठीक है, मॉइस्चर है हमारे एटमॉस्फेयर में, तो बेटा अगर सन, ठीक है, हमारे ऑब्जर्वर, हम ऑब्जर्वर है, हमें रेनबो देखना है, ठीक है, बच्चे नहीं रहते, हमें रेनबो देखना है, तो क्या होना चाहिए, सन ऑब्जर्वर के पीछे होना चाहिए, जो वाटर ड्रॉपलेट है जो सामने रहेगी, ठीक है, ऑब्जर्वर के सामने जो वाटर ड्रॉपलेट रहेगी वहां से उसको रेनबो दिखेगा, ठीक है। कैसे, मैं समझाती हूँ। सन कहाँ पे होना चाहिए, पीछे होना चाहिए ऑब्जर्वर के, मैं ऑब्जर्वर हूँ, सन मेरे पीछे है, ठीक है। तो जब सन मेरे पीछे रहेगा, अब समझ लो हमारे ऐसे बारिश हुई, ठीक है, समझ लो बारिश हुई, एक मिनट, हाँ ठीक, समझ लो बारिश हुई, हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारे वाटर वेपर की ड्रॉपलेट सस्पेंडेड हैं, ठीक है, मॉइस्चर है हवा में, क्या होगा, सनलाइट एक ड्रॉप के अंदर एंटर करेगी। अभी सिर्फ हम एक ड्रॉप के केस में देख रहे हैं, ये ड्रॉप क्या है बेटा, दिस ड्रॉप एक्ट्स लाइक अ प्रिज्म, ठीक है, ये जो छोटा सा ड्रॉप है ना, ये एक प्रिज्म की तरह एक्ट करेगा, देखो जरा कैसे, ओप्स, हाँ ये देखो, ये जो छोटा सा रेन ड्रॉप है, इट एक्ट्स लाइक अ प्रिज्म, ठीक है, दिख रहा है आपको। अब मैं इसे हटा दे रही हूँ क्योंकि अभी हमें इसकी जरूरत नहीं है, आप कंफ्यूज हो जाओगे वरना, ठीक है। तो ये जो हमारी व्हाइट लाइट एंटर हुई है यहाँ पर, ये क्या है, सनलाइट, दिस इज आवर व्हाइट लाइट, ठीक है, ये हमारी व्हाइट लाइट है। तो बेटा जब व्हाइट लाइट एक रेनड्रॉप जैसे प्रिज्म में एंटर होगी, तो पहले ही सरफेस पे ये डिस्पर्स होना चालू करेगी, ऊपर हमें मिलेगा रेड कलर, नीचे हमें मिलेगा वायलेट कलर। तो सबसे पहले ये जो सरफेस वन है, ठीक है, ये जो सरफेस वन है, यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, रिफ्रैक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पर, रिफ्रैक्शन हो रहा है। सबसे पहले क्या होगा, रिफ्रैक्शन, उसके बाद क्या हो रहा है, जैसे ही ये एंटर हुई है तो रिफ्रैक्शन के बाद हमें और क्या मिला है, हमें मिला है डिस्पर्जन, रिफ्रैक्शन के साथ साथ हमें मिला है क्या, हमें मिला है डिस्पर्जन। ठीक है, ये आपकी व्हाइट लाइट और रिफ्रैक्शन के साथ साथ आपको मिला है डिस्पर्जन भी।
दो चीजें हुई हैं इस वाली सरफेस पे। ये क्या है, ये सरफेस 1 है, ओके। तो 1 पे क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन प्लस डिस्पर्जन। अब ये जो लाइट रे है ये एंटर हुई हमारी रेन ड्रॉप के, डिस्पर्जन हो गया, ऊपर वाली जो रे है आपकी रेड रहेगी और नीचे वाली वायलेट रहेगी। अब क्या होगा बेटा, ये वाली जो सरफेस है ना ये एक मिरर की तरह एक्ट करेगी, मिरर की तरह एक्ट करेगी और ड्रॉप के अंदर ही अंदर रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो क्योंकि रिफ्लेक्शन का हो रहा है, अंदर की तरफ हो रहा है, तो समझ लो ये हमारी सेकंड सरफेस है, समझ लो ये हमारी सेकंड सरफेस है। तो बेटा सेकंड सरफेस में होएगा इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओहो, इंटरनल क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। देखो लाइट रे बाउंसेस बैक उसी मीडियम में, ठीक है, वाटर वाला मीडियम है तो वाटर में ही बाउंस बैक हो जाएगी। यहाँ पर क्या है बेटा तुम्हारा एयर, रेयरर मीडियम है, यहाँ पर क्या है वाटर, ये क्या है डेंसर मीडियम है, ठीक है। तो यहाँ पर लाइट रे बेंड हुई, आई, सेकेंड सरफेस पे क्या हुआ, इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, हमारे जो कलर्स थे, जो हमारा स्पेक्ट्रम था वो बेंड हो गया। अब देखो बेंड होने के बाद ये जस्ट उल्टा हो गया है, अब रेड ऊपर आ गया है और वायलेट नीचे चला गया है, देख सकते हो आप। तो ये कब हुआ, इंटरनल रिफ्लेक्शन के बाद। और फिर ये जो थर्ड सरफेस है यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा रिफ्रैक्शन हो रहा है, वापस से क्या हो रहा है, वापस से रिफ्रैक्शन हो रहा है। और यहाँ पर बेटा आपको ये मिल जाएगा, आपको यहाँ पर रेनबो, क्या मिल जाएगा यहाँ पर, रेनबो मिल जाएगा, ठीक है, रेनबो मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो अब जब भी आपको रेनबो दिखे तो आप मुझे बताना कि सबसे ऊपर कौन सा कलर दिख रहा है आपको और सबसे नीचे कौन सा कलर दिख रहा है। मैं एक हिंट दे रही हूँ पहले से, सबसे ऊपर आपको रेड कलर दिखेगा और सबसे नीचे जो बैंड रहेगा वहां पर आपको वायलेट कलर दिखेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो कलर्स हमारे उल्टे हो रहे हैं। अभी क्या हमें नीचे से ऊपर विबग्योर मिल रहा था, अब हमें ऊपर से नीचे विबग्योर मिलेगा रेनबो में, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इंटरनल रिफ्लेक्शन के बाद जो कलर्स हैं वो जस्ट जो बैंड है वो पूरा इन्वर्ट हो गया है, ठीक है। तो देखना आप नेक्स्ट टाइम जब भी आपको रेनबो मिलेगा एंड कमेंट करना मुझे कि ऊपर सबसे कौन सा कलर मिला एंड नीचे वायलेट मिला या रेड मिला, जो भी मिला, ठीक है, ओके। अब पढ़ लेते हैं जरा। सनलाइट एंटर्स अ रेन ड्रॉप, ठीक है, सनलाइट हमारी रेन ड्रॉप में एंटर हुई। अब क्या हुआ, ये सनलाइट एंटर हो रही है हमारी रेन ड्रॉप में, इट अंडरगोज रिफ्रैक्शन, क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन में जा रही है एट द सरफेस। यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, रिफ्रैक्शन हो रहा है, ठीक है, ये इधर की बात कर रहा है, अभी रिफ्रैक्शन हो रहा है। अब बोल रहा है कि जैसे ही ये मूव करती है एयर से वाटर में, डिस्पर्जन हो जाता है। डिस्पर्जन अकर्स एज डिफरेंट कलर्स बेंड बाय डिफरेंट अमाउंट्स, वायलेट बेंड्स द मोस्ट, रेड बेंड्स द लीस्ट, स्प्लिटिंग वाइट लाइट इनटू इट्स स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही हमारी लाइट रे एंटर हुई ये रिफ्रैक्ट हो गई और डिस्पर्स हो गई, ठीक है, हमें क्या मिल गया, स्पेक्ट्रम मिल गया। अब क्या होगा, ये जो डिस्पर्स्ड लाइट है इट अंडरगोज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। हम इंटरनल रिफ्लेक्शन को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कह दे रहे हैं, क्यों समझ लो, क्योंकि सारे कलर्स ही रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमारा सिर्फ रेड रिफ्लेक्ट हुआ है वायलेट नहीं हुआ है, सारे कलर्स इक्वली रिफ्लेक्ट किए जा रहे हैं, तो हम कह दे रहे हैं उसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है जैसे ही हमारा स्पेक्ट्रम अंदर जाता है, ठीक है, एट द बैक ऑफ द इनर सरफेस ऑफ द रेन ड्रॉप, ठीक है। कहाँ पे, ये जो पीछे वाली सरफेस है, ये सामने अगर तो ये पीछे, हमारे ऑब्जर्वर के तो ये वाली सामने की सरफेस होगी, ये वाली जो पीछे की सरफेस है, तो बैक, और वो भी कहाँ की, अंदर की, इनर सरफेस ऑफ द रेन ड्रॉप। अब क्या होएगा, तो बेटा लाइट बाउंसेस बैक टूवर्ड्स द फ्रंट ऑफ द रेन ड्रॉप, लाइट बाउंसेस बैक, ये क्या है, फ्रंट है इसका, तो वापस फ्रंट की तरफ बाउंस बैक हो गई क्योंकि रिफ्लेक्शन हो गया, और इट रिटेनिंग इट्स सेपरेटेड कलर्स। तो देखो कलर उतने ही थे,
जो हमारा स्पेक्ट्रम का बैंड था वो हमें वैसे ही रिसीव हुआ है रिफ्लेक्शन के बाद, कुछ उसमें चेंजेस नहीं आए। तो वो चेंजेस उसने अगर आए ही नहीं तो जैसा वो था उसने उसको रिटेन किया खुद को स्पेक्ट्रम ने। ओके, रिटेनिंग इट्स सेपरेटेड कलर्स। आगे क्या होएगा, ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है इट रिफ्रैक्ट्स अगेन एज इट एग्जिट्स। तो यहाँ पर फिर से रिफ्रैक्शन हुआ है, देखो हल्की सी बेंड हुई है लाइट। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ है, रिफ्रैक्शन हुआ है जैसे ही ये एग्जिट करती है रेन ड्रॉप से। ठीक है, कैसे, वाटर टू एयर जाएगा। ठीक है, वाटर टू एयर जाएगा। अब क्या होएगा, फर्दर सेपरेटिंग द कलर्स। ठीक है, कलर्स और ज्यादा सेपरेट हो जाएंगे, कलर उतने ही रहेंगे लेकिन बस थोड़े और ज्यादा सेपरेट हो जाएंगे बेंडिंग के कारण। अब क्या होगा, द ऑब्जर्वर सीज द रेनबो इन द डायरेक्शन। ठीक है, ये बहुत अच्छी लाइन लिखी है। इसने क्या बोला है, इसने बोला है कि ये जो ऑब्जर्वर है ना ये रेनबो को देखेगा इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द सन। ठीक है, ये सन के ऑपोजिट ये वाली डायरेक्शन है, तो यहाँ पर आपको रेनबो दिखेगा ऑपोजिट टू द सन विथ, अब यहाँ पर तो आंसर भी लिखा है, विथ रेड ऑन द आउटर आर्क एंड वायलेट ऑन द इनर आर्क। ठीक है, लेकिन फिर भी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो हमें क्या विबग्योर ऑर्डर मिलेगा, रेड हमारे आउटर आर्क पे रहेगा, ये हो गया यहाँ पर रेड, और यहाँ नीचे हमें मिल जाएगा बेटा वायलेट, नीचे हमें मिल जाएगा वायलेट। ठीक है, ऐसा। इसको जरा अपन सिमुलेशन में भी करके देखते हैं इफ इट इज पॉसिबल। हम एक ड्रॉप ले लेंगे। ठीक है, हम एक ड्रॉप ले लेंगे, हम इसका मीडियम वाटर कर देंगे। क्यों, क्योंकि हम रेन ड्रॉप ले रहे हैं, पानी से बनी रहती है रेन ड्रॉप हमारी, और हम ले रहे हैं बेटा वाइट लाइट ले रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब इसको ऑन कर दे रहे हैं जरा, अभी तो सीधी सीधी जा रही है। ठीक है, अभी तो ये रेस सीधी सीधी जा रही है। अब देखो मैं रिफ्लेक्शन भी ऑन कर रही हूँ, तो देखो एक, इसको छोड़ो, इसको बिल्कुल इग्नोर कर दो, ये जो लाइट बाहर जा रही है इसको इग्नोर कर दो। यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, व्हाइट लाइट एंटर कर रही है, हल्का सा डिस्पर्स हो रही है, और देखो यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। देखो ये लाइट रिफ्लेक्ट होकर वापस बाहर आ गई, और यहाँ पर आपको देखो कलर दिख रहे होंगे, यहाँ पर आपको देखो कलर दिख रहे होंगे आते हुए। तो देखो वायलेट ऊपर है, रेड नीचे है। ठीक है, आई होप इट इज विजिबल। हाँ दिख रहा है, ठीक है दिख रहा है, बट आई डो नॉट नो कलर अपने क्लियरली देख पा रहे हो या नहीं, बट यहाँ पर मुझे कलर का बैंड दिख रहा है, और ये जो कलर का बैंड है ये मुझे कैसे ऑर्डर में दिख रहा है, मुझे रेड नीचे दिख रहा है और वायलेट ऊपर दिख रहा है। ठीक है, हमारे डायग्राम में देखो रेड ऊपर था वायलेट नीचे था, क्या हो गया, बड़ी अजीब बात है। तो इसमें रिफ्लेक्शन तो हुआ, इसमें रिफ्लेक्शन तो हुआ, बट इसने इन्वर्ट करके नहीं दिए कलर्स को। ठीक है, एक्चुअल में क्या होता है बेटा, वायलेट अपन को नीचे मिलता है और रेड अपन को ऊपर मिलता है। अब जिन्होंने ये सॉफ्टवेयर बनाया है उनको थोड़ा और फिजिक्स पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, चलो अच्छा, अब हम चलते हैं बेटा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के ऊपर। ठीक है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के ऊपर चलते हैं। क्या होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, समझो जरा। तो हमारा ये जो एटमॉस्फेयर है बेटा, ये कैसे लेयर्स के फॉर्म में प्रेजेंट है। हर लेयर की जो क्या बोले हम थिकनेस है वो वेरी करती है, कुछ मिलीमीटर्स में होगी, कुछ सेंटीमीटर, कुछ किलोमीटर, ऐसे करके हर लेयर की जो थिकनेस रहती है वो वेरी करती है। जैसे जैसे बेटा हम ऊपर जाते जाएंगे, जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे तो जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या, डिक्रीज होता जाएगा। नीचे सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगा, ऊपर सबसे कम रहेगा। ठीक है, तो हर जो लेयर है उसका कुछ ना कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगा, बट ऊपर रेयरर रहेगा और नीचे डेंसर रहेगा। ठीक है, ऊपर रेयरर रहेगा और नीचे डेंसर रहेगा। कैसे समझ सकते हो, तो कोई ऐसे स्काई स्क्रेपर बिल्डिंग रहती है अपनी, है ना, स्काई स्क्रेपर बोलते हैं उनको, जो एकदम टॉल टॉल बिल्डिंग्स रहती हैं। नीचे रहोगे तो नीचे बेटा डस्ट पार्टिकल, स्मोक पार्टिकल, एटमॉस्फेयर काफ़ी थिक रहेगा, क्योंकि सारे पोल्यूटेंट्स, धूल मिट्टी सब कुछ वहाँ पर आपको मिलेगा नीचे। ठीक है, इसलिए वो नीचे का जो एटमॉस्फेयर रहता है वो एकदम डेंस रहेगा। बट अगर आप समझ लो उसमें कितने, जैसे बुर्ज खलीफा हो गया, एकदम ऊपर चले जाओ, उसके टॉप फ्लोर पे चले जाओ। ठीक है, टॉप फ्लोर पे चले जाओगे, वहाँ जाकर एकदम आपको ऐसा महसूस होगा कि अरे वाह यहाँ की हवा कितनी हल्की है। वाई, क्योंकि इतनी ऊपर पोल्यूटेंट्स नहीं पहुँच पा रहे हैं।
ठीक है, जो पोल्यूटेंट्स है वो नीचे ही कॉन्सेंट्रेटेड रहते हैं कुछ लेयर्स में। अब इतनी ऊंची जो बिल्डिंग है तो उसके ऊपर जब आप जाओगे तो धीरे धीरे क्या हो रहा है बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घट रहा है, क्योंकि ये पार्टिकल्स जो है वहाँ ऊपर नहीं मिलेंगे उतनी क्वांटिटी में आपको, है ना। तो ऊपर आप जाओगे तो आपको बहुत एकदम फ्रेश एयर मिलेगी वहाँ पर। ओके, तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि नीचे की जो लेयर्स है वो डेंस रहेंगी और ऊपर की जो लेयर है वो रेयर रहेंगी, ओके, एज कंपेयर टू द लोअर वंस। तो समझो जरा, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है यहाँ पर अगर हम एक फिनोमिनन से समझे, ठीक है, कि हमारे ये जो स्टार है, ठीक है, जो हमारे स्टार है तो इनकी पोजीशन जो है, जो हमारे स्टार की पोजीशन है या स्टार ट्विंकल क्यों कर रहा है, ये हम सब पढ़ेंगे, ठीक है, ये सब पढ़ेंगे हम, और क्यों हो रहा है ये भी हम देखते हैं। तो अभी मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल ले रही हूँ यहाँ पर कि हमारा ये जो स्टार है, ओके, तो इसको एक डायग्राम के रूप में समझ लेते हैं अपन। समझ लो ये हमारी अर्थ है, समझ लो ये हमारी अर्थ है, ये ठीक, दिस इज आवर अर्थ, ठीक। अब क्या होगा बेटा, समझ लो यहां पर एक स्टार है, समझ लो यहां पर एक स्टार है, ब्लैक कलर पे ब्लैक से कैसे दिखेगा, ये है आपका स्टार। आप समझ लो यहां पर हो अर्थ पे, ठीक है, और या अपन आपको नहीं लेते हैं, आपकी सिर्फ आई को कंसिडर करते हैं, ये है आपकी आई, ये तुम्हारी सुंदर सी आई लैशेज, ये तुम्हारी आई बॉल, ओके। ये नहीं बोलना मैम ने कितना गंदा बनाया है, जो है वो है, ठीक है। अच्छा, अपन इसको थोड़ा सा नीचे ले आ रहे हैं और इसको भी, क्या बात है, ठीक, इसको अपन ने थोड़ा नीचे ले आया। अब देखो जरा बेटा, क्या होता है आपके एटमॉस्फेयर में ना लेयर्स रहती हैं, ठीक है, आपके एटमॉस्फेयर में लेयर्स रहती हैं, इसको अपन, ओके वेट, चलो कोई बात नहीं, एक लेयर ये हो गई, ठीक है, ऐसे ही एक और लेयर ले लेंगे अपन, 2-3 लेयर ले लेंगे। अब ये नहीं बोलना मैम ने कॉन्सेंट्रिक नहीं बनाया, ठीक है। समझ लो हमारे एटमॉस्फेयर में ऐसे लेयर्स है खूब सारी, ठीक है, खूब सारी क्या है हमारे पास, लेयर्स है, चलो ठीक है, इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा, वो व्हाइट बोर्ड भी मना कर रहा है। तो सुनो जरा, क्या हम देखते हैं बेटा कि ये जो स्टार है इससे हमारी जो लाइट रे है ये ऐसे आ रही है सीधे सीधे, ठीक है, ये ऐसे सीधे सीधे आ रही है, ये आ रही है यहाँ पर। अब यहाँ पर बेटा मैंने बना दी एक नॉर्मल, ठीक है, यहाँ पर मैंने बना दी एक नॉर्मल, ये बना दी, ठीक है, ये बना दी मैंने। अब क्या होगा बेटा, ये जो लाइट रे है, अब क्योंकि देखो मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था बाहर रेयरर रहता है, बाहर कैसा रहता है, बाहर रेयरर रहेगा, और जैसे जैसे अंदर आते जाएंगे हम तो मीडियम कैसा होता जाएगा, डेंस होता जाएगा, ठीक है, जो यहाँ की एटमॉस्फेयर की लेयर रहेगी अर्थ के जस्ट ऊपर वो डेंस रहेगी। तो जब रेयरर से डेंसर आओगे तो बेटा लाइट रे विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, है ना, लाइट रे कैसे नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, तो ये लो ये लाइट रे बेंड हो गई, थोड़ी सी लाइट रे हमारी क्या हो गई, बेंड हो गई नॉर्मल की तरफ, ठीक। अच्छा, अब हमारे पास फिर से यहाँ पर नॉर्मल आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर फिर से एक नॉर्मल ले ले रहे हैं अपन, ये ले ली,
यहाँ पर नॉर्मल ले ली हमने। तो अब फिर से लाइट रिफ्रैक्ट करेगी रेयर टू डेंसर मीडियम, तो लाइट रे विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल अगेन, लाइट रे विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल अगेन, ये यहाँ पे, ठीक है। फिर से एक नॉर्मल आ गई। ऐसे बेटा बहुत बार होता है, ठीक है, मिलियंस ऑफ टाइम्स होता है। अभी तो अपन सिर्फ 3 ही बार कंसिडर कर रहे हैं, बट हो कितनी बार रहा है, इट हैपेंस मिलियंस ऑफ टाइम, ठीक है। क्यों? क्योंकि बहुत सी क्या बोलते हैं हमारे पास एटमॉस्फेयर की लेयर्स रहेंगी, ओके। अच्छा, तो एक बार और यहां पर हुआ, ये ऐसे, ओहो कलर बदल गया, लो लो लो, एक बार ये हो गया, ये देखो ये बेंड होकर तुम्हारी आंखों में रोशनी पहुंच गई, ठीक है, तुम्हारी आंखों में रोशनी पहुंच गई। अब बेटा हुआ क्या, अगर तुम ये जो लाइन है इसका पाथ पीछे ट्रेस करके ले जाओगे, ठीक है, पीछे की तरफ अगर तुम इसे ट्रेस करोगे तो बेटा तुम्हें स्टार एक्चुअली यहां पर दिखेगा। कहां पर? यहां पे पीछे दिखेगा तुम्हें स्टार, ये इधर पे। क्यों? क्योंकि इतनी सारी रेज है, सबने रिफ्रैक्शन किया। अगर रिफ्रैक्ट करके हम इसको पीछे ले गए तो बेटा हमें ऐसा लगेगा, हमें अपीयर होगा कि स्टार इधर पे है। तो इस पोजीशन को बेटा हम कह देंगे एपरेंट पोजीशन। क्या कह देंगे हम? एपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार। क्यों? क्योंकि स्टार हमें यहां पर दिख रहा है, ओके। बट स्टार ये क्या है बेटा? स्टार की एक्चुअल पोजीशन है। लाइट यहां से आ रही है, लाइट यहां से आ रही है, स्टार लाइट यहां से आ रही है, लेकिन आपको दिख कहां से रहा है? यहां से एंटर हो रही है। तो आप देख सकते हो कितना ज्यादा डिफरेंस है दोनों की पोजीशन में, ऐसा। तो जो स्टार आप वहां पर देख रहे हो वो एक्चुअली वहां पर है ही नहीं, उससे थोड़ा नीचे ही दिखेगा वो आपको, ठीक है। अच्छा, अब जरा पढ़ लेते हैं क्या है। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन इज द बेंडिंग ऑफ लाइट। क्या हो रहा है? लाइट बेंड हो रही है जैसे जैसे इट पासिस थ्रू द लेयर्स ऑफ एयर विद वेरिइंग डेंसिटी, ठीक है, विद वेरिइंग डेंसिटी। जैसे जैसे लाइट हमारी एंटर करेगी, अब भाई लाइट या तो स्टार से आएगी या तो सन से आएगी, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कहीं कि कोई और सोर्स है लाइट का हमारे पास प्लैनेट पे, राइट? ऐसा तो नहीं कोई टॉर्च मारेगा अमेरिका से और यहाँ पर इंडिया में आएगी। अच्छा, यहाँ पर देखो फिर, तो हमारा जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हो रहा है, कैसे लाइट बेंड हो रही है जैसे जैसे वो पास करती जाती है एयर की लेयर्स में जिनकी डेंसिटी अलग अलग होती है। आगे क्या बोल रहा है बेटा? आगे बोल रहा है कि जो अर्थ का एटमॉस्फेयर होता है उसके पास ना लेयर्स रहती हैं। कैसे? अब सुनो, ये जो डेंसिटी है ये कैसे वेरी कर रही है? इट माइट बी पॉसिबल कि जो पार्टिकल्स हैं एक लेयर में बहुत ज्यादा हो, जैसे जो हमारी एकदम सरफेस के नियरेस्ट जो लेयर रहेगी वहाँ पे पोल्यूटेंट्स रहेंगे, स्मोक, फॉग, डस्ट या जो भी पार्टिकल्स, ठीक है, पोल्यूटेंट्स रहेंगे जो भी। अब क्या होएगा बेटा? जैसे हमारी लेयर अलग अलग क्यों हो रही है? क्योंकि हो सकता है टेम्परेचर वेरी कर रहा है, टेम्परेचर वेरी कर रहा है, प्रेशर वेरी कर रहा है, ठीक है, वाटर का अमाउंट वेरी कर रहा है, वाटर ड्रॉपलेट्स हो सकता है नीचे वाली लेयर में ज्यादा है ऊपर कम है ना, ऐसे। तो बोला है कि द अर्थ्स एटमॉस्फेयर हैज डिफरेंट लेयर्स ऑफ डिफरेंट टेम्परेचर्स एंड डेंसिटीज, ठीक है। अब क्या हो रहा है? हमें जो कूलर डेंसर एयर हमें कहाँ पर मिलेगी? ग्राउंड के पास में, नियर द ग्राउंड। कैसी? कूलर एयर मिलेगी और डेंसर एयर मिलेगी। और ऊपर कैसी मिलेगी हमें? वार्मर एंड लेस डेंस एयर अबव, ठीक है, वार्मर एंड लेस डेंस अबव। एज लाइट travels through these layers it continuously bends, ठीक है, कंटिन्यूसली रिफ्रैक्ट हो रही थी, यहाँ पर हमने देखा, ये देखो ये कंटिन्यूसली हर लेयर पे रिफ्रैक्शन सफर कर रही है, तो कंटिन्यूसली बेंड्स टूवर्ड्स द डेंसर मीडियम, टूवर्ड्स द डेंसर मीडियम। दिस कॉजेज द एपरेंट पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट टू डिफर फ्रॉम देयर एक्चुअल पोजिशन, ठीक है। तो जैसे जैसे ये अपने नॉर्मल या हम कह सकते हैं डेंसर मीडियम की तरफ बेंड होती जा रही है, ठीक है। जाना कैसे था? इसको ऐसे जाना था, लेकिन ये बेंड हो होकर ऐसी हो गई है, ठीक है, ऐसे जाना था लेकिन ये बेंड हो होकर ऐसी हो गई है। तो देखो, इट कंटिन्यूसली बेंड्स टुवर्ड्स द डेंसर मीडियम। अब क्या होगा?
दिस कॉजेज द एपरेंट पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इससे क्या होएगा बेटा, एपरेंट पोजिशन मिलेगी हमें ऑब्जेक्ट्स की, जहाँ पर जो एक्चुअल पोजिशन है वो दिखाई नहीं देगी, हमें ऐसा लगेगा कहीं और से लाइट आ रही है, तो हम जहाँ से वो लाइट हमें आती हुई दिख रही है हम वहाँ से एज्यूम कर लेंगे कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है उधर पे सिचुएटेड है। तो दिस कॉजेज द एपरेंट पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स टू डिफर फ्रॉम देयर एक्चुअल पोजिशन। एग्जाम्पल में दिया है इसने कि ऑब्जेक्ट्स व्यूड अबव अ हॉट सरफेस अपीयर टू वेवर और सिमर ड्यू टू रैपिडली चेंजिंग एयर डेंसिटी। बहुत प्यारा एग्जाम्पल दिया है। कैसे, तुम लोग जब भी कभी अगर ऐसे कार ड्राइव पे या लॉन्ग ड्राइव पे कभी भी गए होगे, ठीक है, या कहीं पे भी, कार में नहीं, चलो स्कूटी में भी चले गए होगे, तो देखा होगा कि जैसे जो हमारी कंक्रीट की रोड्स रहती हैं, ठीक है, जो रोड्स रहती है या वो हमारे क्या बोलते हैं बिट्यूमेन वाली रोड्स रहती है, डामर वाली, तो उसमें क्या होता है कि जब आप बहुत दूर से देखते हो, समझ लो आपको ऐसे रोड जाते हुए दिख रही है, ऐसे थोड़ा, ठीक है, ऐसे थोड़ा जाते हुए आप यहाँ से ट्रैवल कर रहे हो, ये आपकी आई है, यहाँ पर आपको रोड दिख रही है, आपको ऐसा लगेगा कि वहाँ पर पानी पानी सा है, ठीक है, वहाँ पर पानी पानी सा है। ओके, तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी बोल रहे हैं कि ये जो हमारी एयर है, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स व्यूड अबव हॉट सरफेस, हमारी जो रोड है वो गर्म हो जाती है एकदम, तो वो हॉट सरफेस एक तरीके से रहती है। अब क्या होएगा, वहां पर जो ऑब्जेक्ट रहेंगे वो हमें थोड़ा वेवर होते हुए दिखेंगे, अपीयर टू वेवर और शिमर ड्यू टू रैपिडली चेंजिंग एयर डेंसिटी। वहाँ की जो एयर डेंसिटी रहेगी, जो हमारे जस्ट इस सरफेस के कॉन्टैक्ट में रहेगी, उसकी एयर की डेंसिटी, टेम्परेचर सब चेंज होता रहेगा, सब वेरी करेगा। ओके, तो इसलिए हमें ये जो पोजीशन है ये अलग अलग दिखेगी। ओके, पोजीशन हमें अलग अलग दिखेगी। उसका खैर रीज़न कुछ और है, वो जो आपको पानी दिखता है ना वहाँ पर, उसका रीज़न कुछ और है, लेकिन यहाँ पर एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का केस कुछ और है। ठीक है, तो इस केस को बेटा मैं लेबल कर दूंगी कि एपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार। apparent position of star। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी में इसे क्या दिया गया है, आई डू नॉट नो, लेट मी सी। ना एज सच कुछ बोला नहीं है इन्होंने, विल सी। अरे ये नहीं पढ़ाना मुझे। नहीं खुल रहा है, आई थिंक बोर्ड को मैंने कुछ ज़्यादा ही चला दिया है, तो बेचारा हैंग होने लग रहा है। ओके, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ये प्रिज्म कर लिया हमने, डिस्पर्जन कर लिया, ये कर लिया, ये देखो रेनबो, यहाँ पर तो रेनबो तुम्हें दिख भी रहा है, ये रेड वाला ऊपर है और वायलेट वाला नीचे है। अच्छा, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन पे आते हैं हम, तो एज सच कोई हेडिंग नहीं दी गई है, बस इतना बोला है एपरेंट स्टार पोजीशन ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, एपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण। नाउ वी कम ऑन टू ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। ठीक है, ये हमने एपरेंट पोजीशन वाला कर लिया है, ये भी हमने कर लिया कि देखो हमारे पास स्टार से ये जैसे आउटर स्पेस है, ये एटमॉस्फेयर में एंटर होता है, तो यहाँ पर देखो कितनी सारी लाइट रेज अलग अलग रिफ्रैक्शन के कारण अलग अलग प्लेस पे जाती हैं। अब सुनो, ये हम इसको, ये क्या एक्सप्लेन कर रहा है, तो ये एक्सप्लेन कर रहा है, समझो जरा क्या होता है बेटा। इसको अगर मैं थोड़ा जूम करूं, ठीक है, गंदा सा डायग्राम है नो, देखो
ये हमारी अर्थ की सरफेस है, ये आउटर स्पेस है, ये एटमॉस्फेयर की बहुत सारी लेयर्स है, ठीक है, ये एटमॉस्फेयर की बहुत सारी लेयर्स है। तो यहाँ पर अपन चाहे तो अपन लेयर बना लें, एक लेयर ये है, एक लेयर ये है, ऐसे करके खूब सारी लेयर्स है। ओके, अब देखो जरा हो क्या रहा है। ये स्टार है, ठीक है, स्टार को बेटा हम कंसिडर कर रहे हैं कि उससे बहुत सारी रेज आ रही हैं, ठीक है। स्टार हमारा बेटा क्या रहता है, पॉइंट सोर्स रहता है। स्टार इज अ पॉइंट सोर्स फॉर अस, ठीक, स्टार इज अ पॉइंट सोर्स फॉर अस। अब क्या होता है कि ये जो स्टार है हमारा, इससे समझ लो बहुत सारी रेज आ रही है, बहुत सारी, ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ रेज आ रही है, ठीक है, कितनी 1000 रेज आ रही है, मान के चलो एक नंबर। अब क्या हो रहा है बेटा, ये जो रेज जब हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करती हैं तो देखो ये जो रेज है ये रिफ्रैक्शन फेस करती है, यहाँ पर सीधे सीधे आ रही है, आउटर स्पेस से आ रही हैं। स्पेस में बेटा कोई रिफ्रैक्शन नहीं होएगा क्योंकि वहां पर वैक्यूम प्रेजेंट होता है, ये याद रखना। रिफ्रैक्शन होने के लिए एक मीडियम की जरूरत पड़ती है, जब मीडियम की एब्सेंस रहेगी तो रिफ्रैक्शन कैसे होगा, राइट। तो यहाँ पर वैक्यूम प्रेजेंट रहेगा हमारा स्पेस में। अब जैसे ही वैक्यूम से एटमॉस्फेयर में आए, सारी रे रिफ्रैक्ट हो गई अलग अलग जगह पे, सारी रेज रिफ्रैक्ट हो गई अलग अलग एंगल से। अब क्या होगा, हर जैसे जैसे एक एक लेयर पास होती जाएगी ये रे, देखो अलग अलग टेढ़ी मेढ़ी डायरेक्शंस में जा रही हैं। क्यों, क्योंकि हमारे जो एयर की लेयर्स है ये बेटा ये स्थिर नहीं रहती हैं, एक ही जगह पर नहीं रहती है, दे आर नॉट सिसाइल, ओके, एक ही जगह पे नहीं रहती है, मूव करती रहती है कॉन्स्टेंटली। ओके, तो हो सकता है कि अगर एक लेयर चली गई हो, यहाँ पर रेयर मीडियम क्रिएट हो गया हो, यहाँ पर डेंसर हो गया हो, आ तो हम रेयर से डेंसर रहे हैं, लेकिन डेंसिटी माइट वेरी, डेंसिटी माइट वेरी। तो यहाँ पर बेटा हमारी हर जो लेयर है वो रिफ्रैक्शन फेस करेगी, ठीक है। अब हो सकता है यहाँ से कुछ लेयर आ रही हो तो मैं यहाँ से नहीं आ रही हूँ, समझ लो यहाँ से तुम्हें 700 लेयर्स आ रही हो, यहाँ पर तुम्हें बाकी की जो 300 है वो नहीं मिल रही हो, तो तुम्हें ऐसा लगेगा स्टार थोड़ा नीचे आ गया है। ओके, अब तुम्हें लगेगा कि यहाँ से 700 लेयर जो भी हमारी लाइट की रेज आ रही है, यहाँ से 300 आ रही हैं, यहाँ से 800 आ रही हैं, तो यहाँ से 200 आ रही हैं। ओके, यहाँ से सिर्फ 100 आ रही हैं या 900 हम कह दे रहे हैं, तो यहाँ से सिर्फ 100 आ रही हैं। तो बेटा ये जो हमारी लाइट की रेज में डिफरेंस हो रहा है, हमारी क्या एयर की लेयर्स के कारण जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हो रहा है, कुछ रेज रिफ्रैक्शन सफर करके हमारी आईज तक पहुंच रही हैं, बाकी कुछ रेज इधर उधर डिस्पर्स हो जा रही हैं। तो उसके कारण क्योंकि ये लाइट की रेज का अमाउंट डिफर कर रहा है, तो इसलिए हमें ऐसा लगता है कि ये जो स्टार है वो ऐसे ट्विंकल कर रहा है। कैसे, कुछ लाइट की रेज आई, 700 रेज आई, 300 नहीं आई, स्टार थोड़ा सा डिम हो गया, ठीक है। हमें 200 रेज आई, 800 रेज नहीं आई, और डिम हो गया। फिर हमें 800 रेज आई, 200 रेज नहीं आई, ब्राइट हो गया। 900 रेज आई, 100 रेज नहीं आई, और ब्राइट हो गया, ठीक है। तो ये ब्राइट और क्या बोलते हैं डिम जो हो रहा है, ये इसी को हम कहते हैं बेटा ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार्स, ठीक है, वही है ये सेम। ओके, अब जरा पढ़ ले रहे हैं। ये क्या था बेटा, ये हमारा पॉइंट सोर्स था, ये स्टार, ठीक है, ये याद रखना, स्टार हमारा पॉइंट सोर्स रहता है। अच्छा, चलते हैं अपन, पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि स्टार्स अंडरगो कंटिन्यूअस एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। कैसा, कंटिन्यूअस एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन स्टार्स फेस करते हैं as their light passes through layers of air with varying optical density, ठीक है। हर लेयर से पास कर रहे हैं, अलग अलग लेयर है, अलग अलग ऑप्टिकल डेंसिटीज की लेयर है, तो बहुत सारे कंटिन्यूस उन्हें रिफ्रैक्शन बेंडिंग फेस करनी पड़ रही है। अच्छा, आगे क्या बोल रहा है, बोल रहा है द कॉन्स्टेंटली शिफ्टिंग एटमॉस्फेरिक कंडीशंस cause the apparent position and brightness of star to fluctuate rapidly, ठीक है। क्या हो रहा है, ये कॉन्स्टेंटली हमारे एटमॉस्फेरिक कंडीशन में शिफ्ट हो रहे हैं, टेम्परेचर प्रेशर चेंजेस हो रहे हैं, विंड के अमाउंट में चेंजेस हो रहे हैं, कभी हवा चल रही है कभी हवा नहीं चल रही है, तो उसके कारण से बेटा एपरेंट पोजीशन भी हो रही है और स्टार्स ट्विंकल भी कर रहे हैं, ठीक है। तो ब्राइटनेस
में जो भी फर्क आएगा उसके कारण स्टार्स ट्विंकल करेंगे और इसके कारण पोजीशन में भी फर्क आ सकता है। बिकॉज स्टार्स आर वेरी फार अवे, तो हम इसको पॉइंट साइज कंसिडर करेंगे, एक पॉइंट की तरह हम इसे कंसिडर करेंगे, है ना, पॉइंट साइज्ड लाइट सोर्स, ठीक है, पॉइंट सोर्स जैसे मैंने कह दिया था। अब क्या हो रहा है, चेंजिंग एयर डेंसिटी लेयर्स कंटिन्यूसली बेंड स्टार लाइट इन डिफरेंट डायरेक्शंस, ठीक है। अब हमें एयर की जो लेयर है उसकी डेंसिटी कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, अब ये स्टार लाइट को बेंड कर रही है अलग अलग डायरेक्शन में, उससे क्या होगा, मेकिंग द स्टार अपीयर टू मूव एंड वेरी इन ब्राइटनेस, ठीक है, अपीयर टू मूव, जैसे यहाँ पर इसकी पोजीशन वेरी हो गई है और यहाँ पर इसकी ब्राइटनेस वेरी हो रही है, ठीक है, दोनों अलग अलग है, ये पोजीशन के बारे में बता रहा है, ये ब्राइटनेस के बारे में बता रहा है। यहाँ से हमें ट्विंकलिंग पता होगी, यहाँ से हमें अपरेंट पोजीशन पता होगी। दिस इज व्हाट वी सी एज ट्विंकलिंग, ओके, ये हमें दिखता है, ये जो ब्राइटनेस में फर्क आ रहा है इसको हमें, ये जो हमें दिखता है, इट अपीयर्स एज द स्टार इज ट्विंकलिंग। आगे चलते हैं, बोला है कि प्लैनेट्स क्यों नहीं ट्विंकल करते हैं, ठीक है, प्लैनेट्स ट्विंकल क्यों नहीं करते हैं, तो सुनो जरा, जो हमारा प्लैनेट रहता है ना बेटा, ये समझ लो ये हमारा प्लैनेट है, ठीक है, तो इस प्लैनेट को हम कंसिडर कर रहे हैं एज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट सोर्स। कैसे कंसिडर कर रहे हैं हम इसको हम एज अ कलेक्शन, ये एक पॉइंट सोर्स, दूसरी पॉइंट सोर्स, तीसरी, चौथी, पांचवी, ऐसे करके बेटा खूब सारे पॉइंट सोर्सेज रहती हैं उस पर, ठीक है। अब जैसे आप यहाँ पर ऑब्जर्वर हो, ठीक है, स्टार हमारा बहुत दूर है, स्टार बहुत ही दूर है, प्लैनेट तो बाजू में है ना, प्लैनेट हमारा बगल में ही है, ओके, ऐसे कंसिडर करो, तो यहाँ पर आप बेटा ऑब्जर्वर हो गए ये। अच्छा, अब क्या होगा बेटा कि समझ लो यहाँ से लाइट आ रही है, यहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है, रिफ्रैक्शन होकर आएगी तो मतलब लाइट थोड़ी बेंड होकर आएगी, ठीक है, रिफ्रैक्शन होगा तो थोड़ी बेंड होकर आएगी लाइट हमारे पास, ये ऐसे करके, ये, ठीक है रिफ्रैक्शन होगा, बेंड होकर आ रही, तो बेटा यहाँ पर क्या हो रहा है, कुछ पॉइंट्स, अब क्योंकि इतनी कलेक्शन है पॉइंट सोर्सेस की, तो समझ लो अगर मिलियंस ऑफ पॉइंट सोर्सेज है, तो बेटा अगर उसमें से 100-200 कम हो गए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्या हो रहा है, 100-200 रेज अगर नहीं भी आई हमारे पास तो बाकी की तो रेज आ रही है ना, बाकी की तो मिलियन ऑफ रेज आ रही हैं, उसमें से अगर 100-200 कम कर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से समझ लो इधर से आ रही हैं, इधर से नहीं आ रही है, इधर से आना चालू हुई तो इधर से नहीं आ रही है, इधर से आना चालू हुई तो इधर से नहीं आ रही है, ऐसे करके आप इसे समझ सकते हो। तो ये क्या है, हमारे पास कलेक्शन ऑफ पॉइंट सोर्सेज हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है, हमें कुछ पार्ट से लाइट आ रही है और कुछ पार्ट से नहीं आ रही है, मोस्ट ऑफ द लाइट इज एंटरिंग आवर आई, तो इसलिए प्लैनेट हमें काफी स्टेबल दिखता है, ठीक है, प्लैनेट क्या दिखता है, हमें स्टेबल दिखता है। अब देखो स्टार और प्लैनेट के बीच में कंपैरिजन किया है, क्या कंपैरिजन किया है, बोला है भाई स्टार हमारे कैसे रहते हैं, पॉइंट साइज रहते हैं, पॉइंट साइज सोर्सेज रहते हैं, तो जो स्टार है एक्सट्रीमली फार अवे रहते हैं, हमको पॉइंट साइज लाइट सोर्स की तरह अपीयर करते हैं। अब क्या हो रहा है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन जो रहता है ये कंटिन्यूसली शिफ्ट करता है स्टार की एपरेंट पोजीशन को और उसकी ब्राइटनेस को, ठीक है, ये हमने पढ़ा। ऑफ दिस टाइनी पॉइंट, ये जो छोटू सा पॉइंट है उसकी भी मतलब क्या बोल रहा है, पोजीशन को वेरी कर रहा है, ब्राइटनेस को वेरी कर रहा है, उससे क्या होता है, इट कॉजेज द लाइट टू फ्लक्चुएट मेकिंग द स्टार्स अपीयर टू ट्विंकल एंड उनकी पोजीशन भी अलग कर देता है, ओके। तो यहाँ पर ट्विंकलिंग क्यों हो रही है ये एक्सप्लेन किया है स्टार्स के केस में। प्लैनेट क्या बोल रहा है, प्लैनेट देखो बेटा ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, प्लैनेट एक्ट एज एक्सटेंडेड सोर्सेज, कैसे, एक्सटेंडेड सोर्सेज की तरह एक्ट करते हैं, कैसे, दे आर क्लोजर टू द अर्थ, ओके, अपीयर एज एक्सटेंडेड डिस्क लाइक सोर्सेज, ठीक है, यहाँ पूरा इतनी पूरी सरफेस दिख रही है डिस्क की तरह, एक्सटेंडेड है ना, समझ रहे हो, स्टार तो हमें सिर्फ एक पॉइंट की तरह दिख रहा है, अब उस पॉइंट को एकदम बड़ा कर दो, ऐसे डिस्क की तरह कर दो तो वो प्लैनेट है हमारा, ओके। तो जो हमारा क्या प्लैनेट है ये अर्थ के पास है एंड दे आर एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट, तो बोला है द स्मॉल वेरिएशंस इन लाइट फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डिस्क एवरेज आउट, ठीक है, यहाँ से लाइट आ रही, यहाँ से नहीं आ रही, यहाँ से आ रही, यहाँ से नहीं आ रही, यहाँ से आ रही, यहाँ से नहीं आ रही, इसका पूरा एवरेज जो आता है हमारा जो आई रिसीव कर रहा है वो काफी कुछ सेम ही है, मतलब जितनी लाइट आ रही है वो कांस्टेंट हमें दिख रही है, ये बोल रहा है वो,
तो बोल रहा है सो देयर इज नो नेट फ्लक्चुएशन देयरफॉर प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल। ठीक है, बोला है जो स्मॉल वेरिएशन हो रही है लाइट की अलग अलग पार्ट से, वो एवरेज आउट होकर हमको कांस्टेंट ही दिख रहा है। तो हमें ऐसा लग नहीं रहा अलग से कि प्लैनेट से कहीं से कम लाइट आ रही है या ज़्यादा लाइट आ रही है, इसलिए हमें प्लैनेट ट्विंकल करते हुए नहीं दिख रहा है। ओके, अच्छा, ठीक है, थोड़ा सा और पढ़ ले रहे हैं। एडवांस्ड सनराइज एंड डिलेड सनसेट, ऐसा क्यों हमें दिख रहा है बेटा? तो सुनो जरा, ये हमारा अर्थ है, ठीक है, ये हमारा अर्थ है, सनराइज सनसेट हो रहा है, ठीक है, सन हमें क्या हो रहा है, उसकी पोजीशन हमें अलग अलग दिख रही है, ठीक है। वैसे तो ऐसा नहीं होता क्योंकि आपको पता है कि सन अपनी पोजीशन कहीं नहीं चेंज कर रहा, हम हैं जो घूम रहे हैं अपनी एक्सिस पे। तो बोल रहा है ये कि क्या बोल रहा है, इसको हम होराइजन मान लेते हैं, ये अर्थ है, ये जो हमारी एक लाइन हमने हॉरिजॉन्टल लाइन हमने बनाई है, इसको हम होराइजन मान ले रहे हैं, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि बेटा जब सन होराइजन के नीचे है, ठीक है, यहाँ से हमें जैसे सन होराइजन के ऊपर आएगा वो दिखना चालू हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि होराइजन के ऊपर आने से पहले ही सन हमें दिखने लग जाता है, ठीक है। कैसे? तो देखो यहाँ पर इस डायग्राम, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है कि यहाँ ये अर्थ है, ये ऑब्जर्वर है, होराइजन के नीचे सन है, यहाँ पर आपकी जो लेयर्स है इसके कारण एटमॉस्फेरिक क्या होएगा, रिफ्रैक्शन होएगा। लाइट रे को चले जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण लाइट रे आर बेंडिंग टुवर्ड्स द डेंसर मीडियम, ठीक है। यहाँ पर और अच्छे से देख सकते हो, ये एक्चुअल पोजीशन है हमारे सन की, ये हमारा होराइजन है। तो अब यहाँ पर देख सकते हो कि क्या ये हमारा सन आ रहा है ना, इससे जो लाइट रेज आ रही है ये डेंसर मीडियम की तरफ बेंड हो रही है, देखो बेंड होते हुए भी दिख रहे हैं, ओके। तो अब यहाँ पर जो ऑब्जर्वर हो, यहाँ पर जो तुम हो, ठीक है, ये जो ऑब्जर्वर है इसको क्या दिख रहा है, इसको ऐसा लग रहा है कि सन तो ऑलरेडी ऊपर आ चुका है होराइजन के, ठीक है, सन तो ऑलरेडी ऊपर आ चुका है होराइजन के। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ये लेयर्स हो गई एटमॉस्फेयर की, यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो रहा है, और जब ये लाइट की रेज हमें दिखेंगी तो हमें ऐसा लगेगा कि सन की एक्चुअल पोजीशन यहाँ पर है, ठीक है, बट एक्चुअल में क्या है, एपरेंट पोजीशन है। एक्चुअल पोजीशन तो ये है, ये क्या है, एपरेंट, बट हमें ऐसा लगेगा कि सन इधर पे आ गया है, इसलिए तो हम इसे एपरेंट बुला रहे हैं, ओके। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे बेटा, एडवांस्ड सनराइज। सन हमें पहले ही दिखने लगेगा, होराइजन के ऊपर भी नहीं आया और उसके पहले ही दिखने लगा। कितने पहले, 2 मिनट पहले। ये जो अमाउंट है ये फिक्स्ड है टाइम का, कि होराइजन के पास आने के 2 मिनट पहले, ठीक है, एक्चुअल जो हमें सन दिखेगा होराइजन के ऊपर, तो होराइजन यहाँ पर है, सन इधर पे है, इस होराइजन के ऊपर आने के 2 मिनट पहले से ही हमें सन दिखने लग जाता है। सेम फॉर सनसेट, उसका जस्ट उल्टा होएगा, ये होराइजन है, ये सन है, ठीक है, ये सन चला गया है होराइजन के नीचे, लेकिन 2 मिनट एक्स्ट्रा हमें सन यहाँ पर दिखेगा, यहाँ पर 2 मिनट और मिल गए हमें, और यहाँ पर भी 2 मिनट और मिल गए, ठीक है, ऐसा। तो बोला है ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण जो सन है इट बिकम्स विजिबल अबाउट 2 मिनट्स बिफोर, ठीक है, 2 मिनट्स बिफोर द एक्चुअल सनराइज। कैसे? तो बोला है लाइट बेंड्स एज इट पासिस थ्रू एटमॉस्फेरिक लेयर्स ऑफ वेरिइंग डेंसिटी मेकिंग द सन अपीयर अबव द होराइजन, ठीक है, अबव द होराइजन बिफोर इट एक्चुअली राइजेस, ठीक है, बहुत अच्छी लाइन लिखी है, ये आपका एक्सप्लेनेशन है, ठीक। अब क्या हो रहा है, सन रिमेन्स विजिबल अबाउट 2 मिनट्स आफ्टर द सनसेट, आफ्टर द एक्चुअल सनसेट। कैसे? तो बोला है नियर द होराइजन द सन्स डिस्क अपीयर्स स्लाइटली फ्लैटेंड या ओवल ड्यू टू ग्रेटर एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन एट द होराइजन कंपेयर्ड टू हायर पोजीशंस, ठीक है, कंपेयर्ड टू हायर पोजीशन। तो बेटा जब सन सेट होने लगेगा तो आपको ऐसा लगेगा कि जो हमारा सन है वो गोल के बजाय थोड़ा ओवल दिख रहा है, फ्लैटेंड दिख रहा है, तो ये भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण होगा। यहाँ पर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ज़्यादा हो जाता है होराइजन पे एज कम्पेयर टू बाकी की जो पोजीशन है होराइजन के ऊपर, तो वहाँ पर हमें सन जो रहेगा वो थोड़ा देर तक, 2 मिनट एक्स्ट्रा तक दिखेगा, और कैसे दिखेगा, शेप उसका ओवल या थोड़ा फ्लैटेंड दिखेगा, ठीक है।
अच्छा, अब नेक्स्ट क्लास में कुछ टॉपिक्स बचे हैं और हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे थोड़े। ओके, तो आज का ये जो टॉपिक है ये अपन यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बहुत सी चीज़ें बताऊंगी, हमारी लाइट की रे कैसे कैसे हमें अलग अलग कलर्स विजिबल होते हैं, हमारे स्काई का कलर ब्लू क्यों होता है, हमारे क्या बोलते हैं स्पेस में हमें कोई कलर क्यों नहीं दिखता है, ये सब मैं आपको बताऊंगी वहाँ पे। ओके, तो आज यहीं पर ख़त्म करते हैं हम। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो एंड आपने आज बहुत कुछ सीखा हो एंड आप याद भी रखेंगे ये सब। तो प्रैक्टिस करते रहना क्वेश्चन वगैरह इसके ऊपर एंड अपनी जो भी नॉलेज है उसको बढ़ाते रहो, मस्ती करते रहो, पढ़ते रहो। बाय बाय।